हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2022। एंड आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दीज वीडियोज़ टू योर फेलो एस्पिरेंट्स एज वेल, ताकि हम बाकियों को भी मदद कर पाएँ और हमारे साथ आप भी ग्रो कर पाएँ। थैंक यू सो मच। और इससे आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हमने मास्टर इकोनॉमिक्स चैलेंज लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स को मास्टर करा रहे हैं आपको जस्ट 7 डेज़ में, एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप अवेल कर सकते हैं, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ हमारी वेबसाइट जो है thelaymanway.com, thelaymanway.com, इस पर आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को चैलेंज को ज्वाइन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ हमने यूपीएससी सीसैट का भी कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम 15 डेज़ में आपको सीसैट का पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे, जिसमें हम PYQs से बेसिकली आपको सीसैट पढ़ाएंगे, है ना। तो PYQs बेस्ड कोर्स है ये, दैट इज़ जस्ट फॉर 499 रुपीज़। तो इससे सस्ता नहीं है कहीं भी, 80% ऑफ पे ये चल रहा है। सो हरी अप, अवेल दिस कोर्स बिफोर द डिस्काउंट लैप्सेस। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला आर्टिकल देखते हैं, दैट इज़ अबाउट BBNJ ट्रीटी। तो ये जो BBNJ है, ये क्या है, कौन सी ट्रीटी है? ये बेसिकली हाई सीज़ की ट्रीटी है ना। दिस इज़ द ट्रीटी ऑफ हाई सीज़। हाई सीज़ क्या होते हैं? हाई सीज़ वो वाटर्स होते हैं जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होती है ना, जो 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसके जो बाद वाले वाटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हाई सीज़, है ना। हाई सीज़ या इंटरनेशनल वाटर्स, हाई सीज़ उनको बोला जाता है। तो उन वहाँ पे हाई सीज़ में जो मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, मरीन डाइवर्सिटी है, उसके कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज से रिलेटेड ये ट्रीटी है ना। तो इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, है ना। क्या है ये? इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ऑन द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ क्या, किसका? मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज इन एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर वाले एरिया होते हैं हाई सीज़ में, उनको उनके रेगुलेशन के लिए ये ट्रीटी है। ये भी नेगोशिएशन में है अंडर यूनाइटेड नेशंस। तो ये इसको ट्रीटी को डेवलप किया जा रहा है यूएन क्लोज के फ्रेमवर्क के अंदर। व्हाट इज़ यूएन क्लोज? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज़। तो यही एक लौता लॉ है जो सीज़ को बेसिकली गाइड करता है, गवर्न करता है ना। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो सी में होती हैं उसको ये गवर्न करता है। ये जो ट्रीटी है वो हाई सीज़ को कवर करेगी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर आते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना। इस हाई सी से रिलेटेड एक अलाइंस भी है जिसका नाम है हाई सीज़ अलाइंस, जिसको 2011 में फाउंड किया गया था। ये एक पार्टनरशिप है ऑर्गेनाइजेशंस का और ग्रुप्स का, जो एक कॉमन वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन वॉइस और कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हैं, ताकि हम हाई सीज़ के कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स ले पाएँ, उनको हाई सीज़ को कंजर्व कर पाएँ। ये जो अलाइंस है इसमें 40+ NGOs हैं, है ना। इसके साथ साथ इसमें IUCN भी है इसका पार्ट, ठीक है। तो अलाइंस इज करेंटली मेड ऑफ 40+ NGOs प्लस द IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो हम बोलते हैं ना कि IUCN का स्टेटस क्या है यहाँ स्पीशीज़ का, वो वाली IUCN जो है वो भी हाई सीज़ अलाइंस का पार्ट है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम जल्दी से क्या करते हैं, जो एरियाज़ होते हैं ना उसको एक बार हम टचअप कर लेते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ होते हैं लैंड से जो रिलेटेड होते हैं। तो कौन कौन से एरियाज़ होते हैं? तो लैंड जो अब ये कोस्टल एरिया है ना, कोस्टल एरिया से थोड़ा दूर तक, दैट इज़ 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा नेशनल एयर स्पेस रहता है, जो हमारे कंट्रोल में रहता है, जहाँ से हमारी फ्लाइट्स गुजरती हैं, है ना। उसके बाद थोड़ा और आगे जाओगे 24 नॉटिकल माइल्स तक कंटिगस जोन रहता है ना। तो ये रहता है। उसके बाद और आगे जाओगे तो इंटरनेशनल एयर स्पेस रहता है। यहाँ देखो 12 नॉटिकल माइल से लेकर पूरा जहाँ तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, दैट इज़ 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये पूरा रहता है इंटरनेशनल एयर स्पेस, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली जो जहाँ एरोप्लेन्स होते हैं, है ना, इंटरनेशनल एरोप्लेन्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं। उसके बाद आते हैं हाई सीज़, है ना। हाई सीज़ जो ओशंस इसके बाद जो आते हैं, जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता किसी का, दैट आर हाई सीज़। तो ये थोड़ा ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने डिस्कस कर लिया कि कहाँ पे क्या क्या रहता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आर्टेमिस मिशन के बारे में बात करते हैं। तो आर्टेमिस किसका मिशन है? नासा का मिशन है। इसमें ये लोग क्या करेंगे, एक वुमेन को, फर्स्ट वुमेन, नॉट ओनली वन बट हाँ फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट, है ना, फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट को ये मून के साउथ पोल पे बेसिकली लैंड कराएंगे। इसके साथ साथ एक और दूसरा एस्ट्रोनॉट कौन होंगे? 2 होंगे। पहला एक है फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट और दूसरा एस्ट्रोनॉट ऑफ अ कलर। एस्ट्रोनॉट ऑफ कलर मतलब जो वाइट ना हो, है ना, ऐसे एस्ट्रोनॉट जो वाइट ना हो, है ना, फिरंगी ना हो, मतलब वाइट ना हो कुल मिला के, है ना, उस वैसे एस्ट्रोनॉट्स को ये उतारेंगे वहाँ मून के साउथ पोल पे बाय 2024। तो इसमें नासा के साथ और कौन कौन सी स्पेस एजेंसीज इन्वॉल्व है? तो इसमें एक है कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी
और जापान की जो एजेंसी है वो भी इन्वॉल्व है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको जाक्सा बोलते हैं, तो ये भी इसमें इन्वॉल्व है ना। नासा का एम इससे ये है कि भाई हम साइंटिफिक डिस्कवरी को कंट्रीब्यूट करें और इकॉनमिक बेनिफिट्स को रीप करें और नई जनरेशन जो आ रही रिसर्चर्स की उसको हम इंस्पायर करें, ठीक है। तो इट विल बी द फर्स्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट ऑफ नासाज डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम। तो नासा के जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम्स हैं उनका ये पहला टेस्ट है, आर्टेमिस मिशन, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा बहुत आर्टेमिस के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मरकरी पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो मरकरी इन्वायरमेंट में कहाँ कहाँ से रिलीज़ होता है? तो मरकरी आपको एयर में मिल जाएगा, वाटर में मिल जाएगा, सॉइल में मिल जाएगा, है ना। ये रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में थ्रू डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल प्रोसेसेस। कौन कौन से नेचुरल प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू मरकरी इन्वायरमेंट में रिलीज़ होता है? पहला है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वॉल्केनिक इरप्शन से होता है, जियोथर्मल एक्टिविटीज़ से होता है, फॉरेस्ट फायर से होता है। इन सब से ये नेचुरली एटमॉस्फेयर में एमिट होता है, ठीक है। और ये ह्यूमन एक्टिविटी से भी होता है, जैसे माइनिंग हो गई, माइनिंग वगैरह हो गई, या फॉसिल फ्यूल कंबशन हो गया, इन सब से भी मरकरी बेसिकली एमिट होता है कहाँ पे? इन्वायरमेंट में, ठीक है। समझ में आ रहा है? मरकरी से कौन सी डिसीज़ होती है जो बहुत ही फेमस है? दैट इज़ मिनीमाता डिसीज़। तो मिनीमाता डिसीज़ जो है इस टाइप की रहती है ना। उसको वो किसके किसके थ्रू होती है? मरकरी की पॉइजनिंग की वजह से होती है, बेसिकली मिथाइल मरकरी की पॉइजनिंग होती है इसमें। ये बेसिकली जो मिथाइल मरकरी होता है, ये जो जब हम फ़िश वगैरह खाते हैं, जो कंटामिनेटेड वाटर्स में फ़िश वगैरह होती हैं, उनको जब हम खाते हैं वहाँ से हमारी बॉडी में एंटर होता है। तो जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इनको ये अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट को जब डाल दिया जाता है रिवर्स में, तो वहाँ से मरकरी चला जाता है ना। मरकरी को फिर ये फ़िश कंज्यूम कर लेती हैं और वही फ़िश को जब हम खाते हैं तो हमारे यहाँ भी ये आ जाता है। तो इनडायरेक्टली हम ही खुद ही को ही भोग रहे हैं, मतलब हम ऑल्दो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे हैं, बट ये जो पॉल्यूशन वाला एंगल है इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, जो कि हमें ही हार्म कर रहा है ना। ह्यूमन बींग्स को ही ये हार्म कर रहा है। तो इससे रिलेटेड एक और कन्वेंशन है, दैट इज़ कॉल्ड मिनीमाता कन्वेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये मिनीमाता कन्वेंशन क्या बोलता है कि इट इज़ अ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मरकरी। तो मरकरी और उसके कंपाउंड्स से रिलेटेड जो जितने भी इफेक्ट्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये है मिनीमाता कन्वेंशन। यूएन की ट्रीटी है, एनफोर्समेंट में कब आई? 2017 में आई, है ना। इट कंट्रोल्स द एंथ्रोपोजेनिक रिलीज ऑफ मरकरी। एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज से बेसिकली जो मरकरी रिलीज हो रहा है इन्वायरमेंट में, उसको ये कंट्रोल करता है थ्रू आउट्स इट्स लाइफ साइकिल। इट्स वन ऑफ द की ऑब्लिगेशंस अंडर कन्वेंशन। तो बेसिकली जो ह्यूमन एक्टिविटी से मरकरी रिलीज हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ये ट्रीटी है, ठीक है। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया हुआ है, ये ध्यान रखना, इंडिया हैज़ रेटिफाइड दिस कन्वेंशन, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं और डस्ट लिक के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ डस्ट लिक? तो डस्ट लिक एक एक्सरसाइज है किसके बीच में? इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में। तो इंडिया और उज़्बेकिस्तान आर्मीज़ के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, कौन सी? डस्ट लिक। इसके साथ साथ और हम एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो कौन सी है? और एक है काजेंड। काजेंड नाम से ही पता चल रहा है, काज इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर कजाकिस्तान और IND इज़ फॉर इंडिया। तो ये वाली आप खुद ही कर लोगे। उसके बाद दूसरा कौन सा है? खंजर। तो खंजर किसके बीच में होती है? किर्गिस्तान के बीच में और इंडिया के बीच में, ठीक है। किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में होती है ये, ठीक है। ये भी याद रखना, किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में होती है। तो ये दोनों आपको एक्सरसाइजेस याद रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एबेल प्राइज़ के बारे में। एबेल प्राइज़ 2022 के बारे में। तो ये बेसिकली किसको दिया जाता है? एबेल प्राइज़ ये बेसिकली मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। मैथमेटिशियंस जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होते हैं उनको दिया जाता है। तो इकलौते ऐसे इंडियन जिनको अभी तक ये प्राइज़ मिला है वो कौन है? श्रीनिवास SR वराधन, श्रीनिवास SR वराधन, इन्हीं को ही एक इकलौते इंडियन है जिनको ये प्राइज़ मिल चुका है। इकलौती वुमेन मैथमेटिशियन जिनको ये प्राइज़ मिला है दैट इज़ कैरेन केशुक्ला उल्बेक, है ना, उल्हनबेक, सॉरी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की हैं, इनको ये अवार्ड मिल चुका है। तो पहले इंडियन कौन है? ओनली इंडियन एंड ओनली वुमेन। ये दोनों आप एक बार थोड़ा बैक ऑफ द माइंड पे रख लेना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के बारे में बात करते हैं। तो क्या है ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल? ये बेसिकली क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं जिसको फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 1964 एंड फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। रिसेंटली न्यूज़ में था, है ना। अभी क्या है कि DM के पास पावर है कि वो किसी को इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर, ठीक है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की, तो इसमें कौन कौन होते हैं? एडवोकेट्स होते हैं जो 35 या 35 साल से ऊपर हो, है ना, जिनको 7 साल का एक्सपीरियंस हो अपनी जुडिशियल सर्विस में, एडवोकेट जुडिशियल सर्विस में। इसके साथ साथ या फिर वो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स होने चाहिए असम जुडिशियल सर्विस के, या फिर रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स होने चाहिए ACS रैंक के, है ना। बेसिकली सेक्रेटरी पोस्ट की होती है ये, है ना, असिस्टेंट सेक्रेटरी होता है ये, है ना। तो ये जो एडिशनल सेक्रेटरी की जो पोस्ट होती है ना, उतनी रैंक के ये होने चाहिए IAS ऑफिसर्स, है ना, और उनको क्वासी जुडिशियल वर्क्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही इसके फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पार्ट बन सकते हैं।
तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं उनको हर स्टेट और यूटी में एम्पावर कर दिया कि वो इन ट्राइब्यूनल्स को सेटअप कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो इंडिया में रह रहा है वो फॉरेनर है कि नहीं है ना, इलीगली रह रहा है बेसिकली, तो वो फॉरेनर है कि नहीं। अब इस जो अमेंडमेंट ऑर्डर था इसके थ्रू इन्होंने इंडिविजुअल्स को भी एम्पावर कर दिया कि वो खुद से भी जा सकते हैं ट्राइब्यूनल्स के पास, है ना। पहले ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, अब इंडिविजुअल खुद से भी अप्रोच कर सकते हैं और अपना बेसिकली वो होता है ना सर्टिफिकेशन कि भाई हम इलीगल नहीं है, ये प्रूव कर सकते हैं। इसके पहले जो ये ट्राइब्यूनल कंस्टिट्यूट करने की पावर थी ये किसके पास थी, सेंटर के पास। अभी किसके पास आ गई, ये डीएम के पास आ गई है ना। इट ऑल्सो एम्पावर्स द इंडिविजुअल टू अप्रोच द ट्राइब्यूनल्स। ये पहले जो पावर थी किसके पास थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास थी कि वो भाई ट्राइब्यूनल जा सकते हैं किसी सस्पेक्ट के अगेंस्ट। उनको अगर लगता है कि भाई ये इलीगल माइग्रेंट है तो वो ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं। अभी इंडिविजुअल्स खुद भी जा सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 355 के बारे में। तो आर्टिकल 355 क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of this constitution। तो बेसिकली ये आर्टिकल 355 क्या करता है, ये स्टेट्स को बचाता है एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये यूनियन की ड्यूटी है, सेंटर की ड्यूटी है कि वो हर स्टेट को प्रोटेक्ट करें एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस के संदर्भ में, ठीक है। तो ये आर्टिकल 355 बोलता है। अब ये इसको इन्वोक कब किया जाता है, इसको समझने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो एक्सटर्नल एग्रेशन इंटरनल डिस्टर्बेंस है ना, इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो किसके कंट्रोल में आते हैं। जैसे पब्लिक ऑर्डर, तो पब्लिक ऑर्डर और पुलिस किसके कंट्रोल में आता है, स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, है ना। ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती है इसके ऊपर, उनके पास ही पावर है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये स्टेट के पास क्यों है, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस स्टेट के पास क्यों है। क्योंकि देखो इसका मकसद ये है कि जो स्टेट्स होते हैं ना, हर स्टेट में डेमोग्राफी अलग होती है, मतलब वहाँ के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे स्टेट जो है वो बेटर पोजीशन पे होते हैं अपने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने के लिए। क्यों, क्योंकि देखो हम इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब साउथ में जो प्रॉब्लम्स हैं, साउथ के स्टेट्स में तमिलनाडु केरला में जो प्रॉब्लम्स हैं, दैट वुड बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम जो नॉर्थ में प्रॉब्लम्स हैं, या फिर दैट वुड बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम जो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है ना। नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है वहाँ पे, है ना। या फिर अगर मैं सेंट्रल छत्तीसगढ़ की बात करूँ या फिर सेंट्रल पार्ट की बात करूँ तो वहाँ नक्सलिज्म ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स अलग है। तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर ये स्टेट्स के रिस्पेक्ट में रहें तो ही ज़्यादा बेटर है, स्टेट्स ही लेजिस्लेट कर पाएँ ताकि वो अपने पर्टिकुलर डेमोग्राफी को समझ पाएँ कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्यों है और हम इससे क्या स्टेप्स ले सकते हैं इससे डील करने के लिए। तो इसीलिए इसको स्टेट के अंदर रखा गया है, ठीक है। बट ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसमें स्टेट इसके ऊपर लेजिस्लेट ना कर पाए या उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करें अब, है ना, कैसे मेंटेन करें। तो तब जो है तब सेंटर जो है वो आर्टिकल 355 को इन्वोक कर सकता है कि तब सेंटर अप्रोच इन कर सकता है कि भाई चलो ठीक है आपसे नहीं हो रहा, अब हम आएंगे और हम आपका पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ को मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो इन सच सिचुएशन सेंटर कैन इन्वोक आर्टिकल 355 एंड टेक मेजर्स सच एज टेकिंग लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट अंडर इट्स ओन हैंड्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री एक्सेट्रा। तो वो मिलिट्री को डिप्लॉय कर सकता है ना। तो ये सब चीज़ें कर सकता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, है ना, ये वाला आपको पता होगा, है ना। आर्म्ड फोर्सेस वाला जो एक्ट लग जाता है वहाँ पे, है ना, वो वाला आपको पता होगा कि वहाँ पे सेंटर डिप्लॉय कर देता है मिलिट्री, है ना। ये न्यूज़ में भी था, अभी किलिंग हुई थी नागालैंड में, है ना। वो एक गाड़ी जा रही थी, अगर आपको याद हो, इसी साल ही हुआ है, गाड़ी जा रही थी उस पर फायरिंग कर दी थी उन्होंने, है ना। तो वो न्यूज़ में था, कुछ लोग मारे भी गए थे। तो ये जो चीज़ें हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कौन, यूनियन कर सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अक्रॉस स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो ये अक्रॉस स्कीम किसकी है, सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इससे मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर पैसा इसमें लगाएंगे। जो स्कीम है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बेसिकली वेदर का जो प्रेडिक्शन है उसको इम्प्रूव करेंगे, क्लाइमेट ओशन फोरकास्ट जो है इनको इम्प्रूव करेंगे, जितनी भी हज़ार्ड रिलेटेड सर्विसेज हैं, है ना, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, है ना, ताकि ये बेनिफिट जो है वो एंड यूज़र तक पहुँचे, है ना। कैसे पहुँचेंगे एंड यूज़र तक, थ्रू वेरियस सर्विसेज लाइक पब्लिक वेदर सर्विसेज, एग्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, एविएशन सर्विसेज, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सर्विसेज, हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, क्लाइमेट सर्विसेज, टूरिज्म, पिलग्रिमेज, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, पावर जनरेशन, वाटर मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर, इन सब के माध्यम से हम एंड कंज्यूमर को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें। तो इसमें हम बेसिकली वेदर और जो क्लाइमेट रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर फोकस करेंगे, है ना। उसके बाद इट इज़ कैरीड आउट बाय कौन कौन इसके स्टेक होल्डर्स टाइप समझ सकते हो, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन इसको कैरी आउट कर रहे हैं। दैट इज़ IMD तो हो गई क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड है, इंडियन
इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट है, IITM पुणे जिसको बोलते हैं, है ना, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज एंड वेदर फोरकास्टिंग है, ये भी पुणे में ही है। तो ये तीनों एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पेसर इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। तो पेसर का फुल फॉर्म क्या है? पोलर साइंस एंड क्रायोस्फेयर रिसर्च, ठीक है, क्रायोस्फेयर रिसर्च इनिशिएटिव, ठीक है। तो पोलर साइंस एंड क्रायोस्फेयर रिसर्च इनिशिएटिव इसका फुल फॉर्म है, किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का। अगेन ये हम क्या करेंगे, नाम में ही है पोलर साइंस, है ना। तो पोलर एरिया जो है, जैसे पोल्स हो गए हमारे आर्कटिक और अंटार्कटिक, पोल्स हो गए, और जहाँ पे हर टाइम वो रहती है, बर्फ़ रहती है ना, ऑल द वेदर बर्फ़ रहती है, वहाँ पे जाके हम उसको स्टडी करेंगे, है ना, और उनके इम्पैक्ट को हम स्टडी करेंगे। वहाँ जैसे आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिक हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, हिमालयाज़ में जो ग्लेशियर है जहाँ पे ऑल वेदर स्नो रहती है, उनको हम स्टडी करेंगे हर एक एंगल से। इसमें हम क्या करेंगे, द इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स अंडर द इनिशिएटिव इंक्लूड अंटार्कटिका प्रोग्राम, इंडियन आर्टिक प्रोग्राम, साउथ ओशियन प्रोग्राम, क्रायोस्फेयर क्लाइमेट प्रोग्राम। इन सब बेसिकली हम रिसर्च करेंगे कि भाई क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं, तो हम उससे कैसे बचा सकते हैं, हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना, पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू दिस पोल्स। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ये इसकी नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। द इनिशिएटिव हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर कंटिन्यूएशन ड्यूरिंग 2021 टू 2026। तो 2026 तक ये अब इनिशिएटिव चलेगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेयर टू एरा डी। मतलब एरा डी इज़ इरेडिकेट, है ना। ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है किसका? डेयर टू इरेडिकेट का, डेयर टू इरेडिकेट टीबी। तो इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो टू को इन्होंने टू लिख दिया है ना, तो डेयर को डेयर ही लिखा है, टू को इन्होंने टू लिख दिया है, और इरेडिकेट को इन्होंने इराड लिख दिया है ना, इराड, ठीक है। तो डेयर टू इरेडिकेट क्या? टीबी। तो ये क्या है? बेसिकली टीबी इरेडिकेशन का प्रोग्राम है ना, डेटा ड्रिवन रिसर्च टू इरेडिकेट टीबी, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें टीबी को एक अम्ब्रेला प्रोग्राम होगा जिसमें हम किसका है? पहली बात ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है, जिसमें हम टीबी को इरेडिकेट करने के स्टेप्स लेंगे। अब इसमें कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इसके अंदर, कौन कौन से हैं? पहला है INTGS मतलब इंडियन ट्यूबरकुलोसिस जीनोमिक सर्वेलियंस कंसोर्टियम। ये क्या करेगा? ये बेसिकली मॉनिटर करेगा जितने भी जीनोमिक वेरिएशंस आ रहे हैं, किसमें? जो बैक्टीरिया है जो टीबी कॉज करता है, कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसमें जितने भी वेरिएशंस आ रहे हैं उसको ये स्टडी करेगा, उसको मॉनिटर करेगा रेगुलर बेसिस पे, है ना। लैब्स में बेसिकली इनका एनालिसिस होगा ताकि हम बेटर पोजीशन पे रह पाएँ टीबी को स्प्रेड होने से बचाने से। और दूसरा कौन सा है? इन टीबी के हब, इंडियन टीबी नॉलेज हब। तो ये बेसिकली क्या है? इन टीबी के हब, ये बेसिकली इंडियन टीबी नॉलेज हब है ना, नाम से ही पता चल रहा है, इंडियन टीबी नॉलेज हब, ठीक है। तो इसमें हम वेबिनार्स कराएंगे बेसिकली। ये एक वेबिनार्स की सीरीज़ है जो वर्ल्ड टीबी डे से स्टार्ट होगी, और ये एकेडमिक और जो इंडस्ट्री है उसको कनेक्ट करेगी, जो रिसर्च कर रहे हैं टीबी के बारे में, और जो इंडस्ट्री है जो काम कर रही है उनको कनेक्ट करेगी, ताकि वो चैलेंजेस डिस्कस कर पाएँ और इनोवेशंस ला पाएँ कि कैसे हम टीबी को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ को भी एक्सचेंज कर पाएँ। तो ये सब होगा इन टीबी के हब में। उसके बाद आता है होस्ट डायरेक्टेड थेरेपीज़ अगेंस्ट टीबी। इसमें हम बेसिकली डेवलप करेंगे एविडेंस बेस्ड डिज़ाइन, जिसमें हम एक्स्ट्रा पुलमोनरी ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें होने वाली हैं। आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट मांगे डिसीज़। तो मांगे डिसीज़ क्या होता है? देखो, मांगे डिसीज़ में क्या होता है, जैसे ये डॉग है, तो डॉग के जो रहता है फर रहता है ना, फर से रहते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है, कुछ पैचेस निकल जाते हैं फ़र के, इस टाइप से। देखो इस टाइप से ना पैचेस निकल जाते हैं फ़र के, वहाँ पे फ़र नहीं रहता, वहाँ पे उनकी स्किन दिखती है, इसको बोलते हैं मांगे डिसीज़। ये बेसिकली कौन कॉज करता है? पैरासिटिक माइट्स। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मांगे डिसीज़ इज कॉज्ड बाय, आपको दे देंगे वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, है ना, और एल्गी, इस टाइप से दे देंगे, ठीक है। तो आपको आंसर क्या मानना है? पैरासाइट्स। तो ये पैरासिटिक माइट से होती है ये डिसीज़। स्किन डिसीज़ है, पहली बात स्किन डिसीज़ है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किन डिसीज़ है। दूसरा किससे होती है? पैरासाइट से होती है, पैरासिटिक माइट से होती है। इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इचिंग होती है, थिकनिंग ऑफ स्किन हो जाती है, और हेयर लॉस होता है, ठीक है। तो ये सारे इसके बेसिकली इफेक्ट्स हैं। डिसीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती है एनिमल्स से, एनिमल्स में भी ट्रांसमिट होती है, एनिमल्स ह्यूमन्स में भी ट्रांसमिट होती है, बट ह्यूमंस में क्या होता है ना, ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है ये। क्यों नहीं टिकती? क्योंकि जो लाइफ साइकिल होती है इन पैरासिटिक माइट्स की वो बहुत ही छोटी होती है। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें ये पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती है, ठीक है।
तो बिटवीन एनिमल्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड बाय ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो इन्फेक्टेड एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में जो भी रहेगा उसको उसके ऊपर ये पैरासिटिक माइट्स चले जाते हैं। ह्यूमन कैन ऑल्सो कैच सैक्रोप्टिक मैंगे फ्रॉम डॉग्स, बट द माइट्स इन्वॉल्व कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ह्यूमन स्किन। एज अ रिजल्ट द इशू कैन कम सम स्किन इरिटेशन हो सकता है कुछ ह्यूमन्स को, बट ये ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, मतलब हट जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, द ट्रीटमेंट ऑफ मांगे रिक्वायर्स बोथ ओरल मेडिसिन एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ स्किन मेडिसिन। ठीक है, तो ओरल मेडिसिन भी होती हैं इसमें, ठीक है, ओरल मेडिसिन भी दी जाती हैं और स्किन मेडिसिन भी दी जाती हैं, मतलब जो ट्यूब्स वगैरह होती हैं ना दवाइयाँ लगाने के लिए, वो भी दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं बुखारेस्ट 9 के बारे में, दैट इज़ B9। तो व्हाट इज़ B9? B9 क्या है? B9 को बेसिकली 2015 में एस्टैब्लिश किया गया था, है ना। इट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम बुखारेस्ट, द कैपिटल ऑफ रोमानिया। तो बुखारेस्ट बेसिकली रोमानिया की कैपिटल है। ठीक है, इसमें बेसिकली 9 नाटो कंट्रीज़ हैं, है ना, जो ईस्टर्न यूरोप की हैं, दैट आर पार्ट ऑफ नाटो आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। जो कोल्ड वॉर के बाद जो नाटो में जुड़ गए थे ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ 9, उनको बेसिकली कंबाइन में बोला जाता है B9। अब इसमें इनको हम वॉइस ऑफ ईस्टर्न फ्लैंक भी बोलते हैं। ठीक है, अब ईस्टर्न फ्लैंक का वॉइस भी इनको बोला जाता है। इनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं पहले देख लेते हैं हम। रोमानिया है, पोलैंड है, हंगरी है, बल्गेरिया है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है ना। 3 बाल्टिक कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हैं बाल्टिक कंट्रीज़? एस्टोनिया, लातविया एंड लुथानिया। तो एस्टोनिया, लातविया एंड लुथानिया ये सारी कंट्रीज़ हैं। पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया। तो ये सारी कंट्रीज़ इसके B9 के अंदर आती हैं। ठीक है, It offers a platform for deepening the dialogue among the participant allied states in order to articulate their specific contribution to the ongoing process against NATO। तो NATO में इनका contribution क्या रहेगा, हम कैसे ये लोग contribute कर सकते हैं, ये सब इस B9 में समिट में डिस्कस होता है। All the members of B9 are a part of European Union as well and NATO as well, है ना। तो जितने भी B9 के मेंबर्स हैं ये यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है और नाटो का भी पार्ट है। समझ में आ रहा है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। किसने रिलीज़ करी है? नीति आयोग ने रिलीज़ करी है ये रिपोर्ट इन कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। पहली इंडेक्स को लॉन्च किया गया था अगस्त 2020 में। ठीक है, पहली इंडेक्स कब लॉन्च हुई थी? 2020 में, ये आप याद रखना। कोस्टल स्टेट्स हैव बीन एडजस्ड एज अ बेस्ट परफॉर्मर्स इन द इंडेक्स। तो जस्ट मिनट, जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनको बेस्ट परफॉर्मर्स डिक्लेयर किया गया। इसमें 4 की पैरामीटर्स पे बेसिकली रैंक किया जाता है। कौन कौन से हैं? पहला है पॉलिसी, दूसरा है बिजनेस, तीसरा है पहला है पॉलिसी, दूसरा है बिजनेस इकोसिस्टम, तीसरा है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और चौथा कौन सा है? एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इन सब के बेसिस पे स्टेट्स को रैंक किया जाता है। 11 इसके अंदर सब पिलर्स हैं। ये तो ब्रॉड पैरामीटर्स हो गए, इसके अंदर 11 और सब पिलर्स हैं। कौन कौन से हैं? एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड सपोर्ट, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ ओरिएंटेशन। ये सारे इसके अंदर सब पिलर्स हैं जिसके बेसिस पे ये रैंकिंग करता है। गुजरात ने बेसिकली टॉप किया है इस रिपोर्ट को 2021 में, दूसरी बार लगातार इसने टॉप किया है। महाराष्ट्र को सेकंड रैंक मिला है, उसके बाद कर्नाटका थर्ड पे है। तो देखो अब तीनों कोस्टल स्टेट्स हैं, है ना, तो इसलिए कोस्टल स्टेट्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और रहेगा भी, है ना, रहेगा भी। एक्सपोर्ट वहीं से ही ज़्यादा होता है तो उनका परफॉर्मेंस ही अच्छा रहेगा, है ना। अब MP थोड़ी आ जाएगा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में अच्छे में, है ना। अब इसके बाद आगे बात करते हैं भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति स्कीम के बारे में, BPKP स्कीम। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। कब लॉन्च किया था? 2020-21 के टाइम। सब मिशन है अंडर सेंट्री स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना। तो परंपरागत कृषि विकास योजना अगर आपको पता हो तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है ना। इसमें हम यही करते हैं कि भाई फर्टिलाइजर्स को हम यूज़ नहीं करेंगे, केमिकल्स को हम यूज़ नहीं करेंगे और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे। तो इसमें भी यही है कि भाई जो ट्रेडिशनल इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस हैं उनको हम प्रमोट करेंगे रादर देन यूज़ ऑफ केमिकल्स। तो द स्कीम मेनली फोकसेस ऑन एक्सक्लूजन ऑफ ऑल सिंथेटिक केमिकल इनपुट्स and promotes on-farm biomass recycling and major stress on biomass mulching, use of cow dung and urine formulation and other plants based preparation। तो फर्टिलाइजर्स में देखो जो काऊ डंग है और जो काऊ यूरिन है वो भी यूज़ हो सकता है, बट लोग यूज़ नहीं करते हैं, करेक्ट। तो इस जो इंडिजीनियस टेक्निक्स हैं इनको यूज़ करके केमिकल हटा के ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का इसमें ये स्कीम बेसिकली उस पर फोकस करती है। तो इसमें क्या मिलेगा? इसमें बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। कितने का मिलेगा? 12,200 रुपये का पर हेक्टेयर 3 साल के लिए, है ना, जिसमें इज़ प्रोवाइडेड फॉर क्लस्टर फॉर्मेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग बाय ट्रेन पर्सनल, सर्टिफिकेशन एंड रेजिड्यू एनालिसिस। तो ये जो 12,200 रुपये हैं, है ना, इनमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? इसमें आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे आपको बताएंगे भाई आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे फर्टिलाइज़र बना सकते हो काउडंग और यूरिन फॉर्मुलेशन से, है ना, आपको पूरा गाइड करा जाएगा और आपको
बेसिकली सर्टिफाई भी किया जाएगा और आपको एनालिसिस भी दिया जाएगा कि आपने जो बनाया है वो कितना इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें होने वाली है, करेक्ट। अब बाकी जो कंसेप्ट हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर वेरी पेशेंटली। फॉर मोर सच कोर्सेज यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com, जहाँ पे हमने बहुत सारे फ्री कोर्सेज डाले हुए हैं, है ना। एंड आई होप प्रीलिम्स पास आ रहा है, आपकी जो प्रिपरेशन है दैट इज़ ऑन ट्रैक। MCQ सॉल्व करते रहिए, PYQ सॉल्व करते रहिए, है ना, हार्ड वर्क करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।